और चैप्टर इज़ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन चैप्टर में आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट वर्जन में बताऊंगा डिफरेंट थिंग्स विच आर टू बी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रोड्यूसर बोलते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे इसमें हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन, हाइड्राइड्स के बारे में और वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हार्डनेस ऑफ वाटर एंड मेथड्स टू रिमूव इट, और लास्टली दैट इज़ हैवी वाटर का भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन इकोनॉमी और यूज ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल और हाइड्रोजूल की बात करेंगे। नाउ सेशन ओपनर में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि वाटर अगर हम ग्रीक वर्ड से लिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर प्रोड्यूसर बोलते हैं। पहले पोजीशन आते हैं हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में। याद रखना लाइटेस्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। फॉर्म क्या होता है, डाईहाइड्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, और पोजीशन यहाँ पे इसका एनॉर्मस है कि कभी हम बोलते हैं कि अल्कली मेटल्स को बिलोंग करता है, कभी बोलते हैं कि हेलोजन्स को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका वजह है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे हाइड्रोजन की 1s1 होती है, और अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स के लेते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है या फ्रेंशियम है, उनमें भी लास्ट सेल में एस में ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आप देख रहे हो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम। दूसरा थिंग है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे बैठता है जैसे कि बाकी अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मोस्टली दिखाता है। वाले रिजेम्बलेंस हैलोजन्स की बात करेंगे, जैसे हैलोजन्स में एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे और किसकी तरह बन जाए, हीलियम की तरह बन जाए। और दूसरी बात ये भी एज ए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है। और तीसरी बात यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हैलोजन्स डायटॉमिक होते हैं जैसे Cl2F2 Br2I2 होता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी डायटॉमिक के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज कि जिस तरीके से हैलोजन्स डिफरेंट कंपाउंड्स विद कार्बन बनाते हैं, जैसे CCl4 बनाता है या SiCl4 बनाता है या GeCl4 बनाता है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है जैसे CH4, SiH4, GeH4 हाइड्राइड फॉर्मेशन। वहाँ पे हैलाइड, यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। ये अगर हम देखेंगे कि जब भी मेटल्स के साथ मिलता है ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिखाता है, जिस तरीके से हैलोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिखाता है। तो ये हुई रिजेम्बलेंस की बात। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स यू नो दैट, one is protium, another is deuterium and another is tritium। अगर एबंडेंस की बात करें कि सबसे ज़्यादा तो प्रोटियम होता है 99.98%, तो ड्यूटेरियम बहुत ही कम 0.015%, और ट्राइशियम क्या होता है बेटा, उससे भी कम होता है, बहुत ही कम होता है। यह है 10 की पावर -15 है बेटा, इसको आप ऐसे नहीं बोल रहे, यह है 10 की पावर -15 है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ 10 की पावर -15%। एटॉमिक मास की बात करेंगे, प्रोटियम का 1.007, इसका 2.01 और इसका 3.01। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम जो होता है नॉन रेडियो एक्टिव होता है, वाइल एज जो ट्राइशियम होता है वो रेडियो एक्टिव विथ हाफ लाइफ टाइम 12.334 मिनट्स के बराबर होता है। कमर्शियली अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलिसिस इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे H2 और O2। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स,
जैसे आपको पता है कि CH4 ले लो, तो CH4 में भी अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वहाँ से भी आप CO2 प्लस H2 हासिल कर सकते हो बेटा। तो या अगर हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ये बनाता है CO2 प्लस H2। कमर्शियली किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है बेटा। वाटर गैस रिएक्शन CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये कंडीशन याद रखनी है। एक हम लेते हैं Fe2O3 और टेम्परेचर अराउंड 673 केल्विन, तो वहाँ पे निकलता है CO2 एंड H2। एक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट में बोल सकते हैं कि लीन्स प्रोसेस है कि इस पर आप आयरन लेते हो और उसी आयरन को क्या करते हो वहाँ पे वाटर स्टीम के थ्रू क्या करते हो, पास करते हो, तो वहाँ पे क्या बनता है Fe3O4 बनता है और H2 बनता है बेटा। इसको हम बोलते हैं लीन्स प्रोसेस, हम उसको बोलते हैं बेटा। So actually this Linus process occurs completion in 3 steps. One step is firstly that is oxidation step. Second one is reduction step. Reduction step पे क्या होता है कि ये Fe3O4 H2O CO के साथ मिलके आयरन वापस देता है और H2O and CO2। ओके, दूसरी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं H2 के साथ मिलके ये क्या बनाता है बेटा, CO2 डिसॉल्व प्लस H2 कलेक्ट हो जाता है वहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पे है कि इस तरीके से रेड हॉट कोक प्लस स्टीम प्लस वाटर गैस इन प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये देता है CO2 प्लस H2। ओके बेटा, तो ये प्रोसेस है। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देखेंगे तो जिंक को किसके साथ डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये देगा जिंक SO4 और देगा वाटर और देगा SO2 देगा। ये इसकी क्या है बेटा, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं उसकी वहाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि H2O देता है H2 प्लस O2। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम जिंक डालें, जिंक प्लस H2SO4 ये क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2 देता है। ये हमने क्या लिया था यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। ये बोलता है कि कैन वी यूज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 हियर, नो वी कांट यूज, बिकॉज अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में, जैसे कि यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन, ये यहाँ पे एक्चुअल में डाइल्यूट नहीं है, ये कंसनट्रेटेड है बेटा, वो उसको SO2 में कन्वर्ट करेगा, वहाँ से H2 फॉर्मेशन नहीं होगी। और दूसरी, प्योर जिंक इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉन पोरस एंड रिएक्शन विल बी स्लो। The impurities in zinc help us in constitute the electrochemical couple of the porous होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा बेटा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे बेटा, तो H2 प्लस O2 ये तो पता है बेटा वाटर बनेगा, रिएक्शन विथ नाइट्राइट तो अमोनिया बनेगा, ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनेगा बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूटी में रिएक्टिव मेटल्स, जैसे हम कैल्शियम के साथ तो CH2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक फॉर्मेशन होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स लेस एक्टिव मेटल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स। जैसे हम आयरन ऑक्साइड को हम अगर H2 डालेंगे तो ये आयरन में चेंज हो जाएगा और वाटर देगा, या जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड को H2 डालो तो कॉपर निकलेगा बाहर और वाटर बनाएगा बेटा। अब दो तरीके के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक को हम बोलते हैं आर्थो और दूसरे को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, हम उसको बोलते हैं बेटा। आर्थो हाइड्रोजन किसको हम बोलते हैं कि जिसमें न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, ये आप देख रहे हो बेटा, वाइल्स पैरा में क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है। ओके बेटा, आर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पैरा, हाइड्रोजन से स्टेबल ज़्यादा होती है। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग इसकी सेम है। हाईली रिएक्टिव होता है, हाफ लाइफ टाइम दैट इज 0.3 सेकेंड्स, इसका इट इज पैरा वाला। ओके, अब दूसरा है जिसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, नेसेंट हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक है बेटा। नेसेंट हाइड्रोजन जिसके विसिनिटी में आए उसके साथ रिएक्टिव होता है बेटा। जैसे यहाँ पे the hydrogen produced in contact with the substance to be reduced is known as nascent hydrogen. It is very reactive form of hydrogen, better reducing agent than ordinary hydrogen. Now water.
अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करेंगे, एज यू नो दैट इज बेंट स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल्स 104 और बॉन्ड लेंथ होती है 95.7 पाइकोमीटर्स। गैसियस स्टेट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वाले सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे आइस की बात करेंगे। एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर ऑफ आइस यहाँ पे दिया है बेटा, ये वैकेंट स्पेसिस होती है, बहुत बड़े वैकेंट स्पेस होती है, इसलिए डेंसिटी इसकी बहुत ही कम होती है। वाटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है कि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, यही बताता है बेटा। कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर डू नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप, जैसे हम कपड़े धोते हैं, अगर हार्ड वाटर होगा वो क्या होता है, वो जाग पैदा नहीं करता है। अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो सॉफ्ट वाटर में सीधे हम अच्छी तरीके से कपड़े धो सकते हैं और वहाँ पे लेथर फॉर्मेशन भी अच्छी तरीके से। नाउ सॉफ्ट वाटर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ फ्री फ्रॉम बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट प्रोड्यूस लेथर विद द सोप ईजिली बेटा। उसको हम बोलते हैं, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, रेन वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। मगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर हार्ड वाटर अब प्रेजेंट है, इसमें कितनी प्रकार की हार्डनेस प्रेजेंट हो। दो प्रकार की हार्डनेस होती है, एक को बोलते हैं टेम्परेरी और दूसरे को क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं बेटा। टेम्परेरी हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली रिमूव कर सकते हैं बेटा, वाला परमानेंट हार्डनेस को हम ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। नाउ यही मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि अगर हमें हार्डनेस को रिमूव करना होगा बेटा, मैंने कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना होगा, तो ये कैल्शियम और जो ये मैग्नीशियम होता है बेटा, इनको हमें रिमूव करना है। सीधे क्या करना होगा बेटा, इनको रिमूव करना होगा। यहाँ बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस इज ऑल्सो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, हम उसको बोलते हैं। पहला मेथड जो है जिससे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बेटा, यानी कि अगर हम हीट करेंगे, जब इनकी बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, अगर हमको हीट करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा बेटा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बोनेट है ये बाहर निकल के आएगा, ये सॉलिड फॉर्म में निकल के बाहर आएगा। जैसे हमारे पास होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसको हम क्या करेंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये एक और मेथड है जिसको हम क्लार्क मेथड बोलते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी इसी तरीके से, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, क्लार्क मेथड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल के आएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, ये भी पीपीटी की फॉर्म में बाहर निकल आएगा और H2। नाउ इज रिमूवल ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस। वॉशिंग सोडा हम यूज़ करेंगे, जैसे आपको पता है बेटा Na2CO3 10 टाइम्स वाटर होता है वॉशिंग सोडा, इसको हम यूज़ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और NaCl ये प्रेसिपिटेट होके बाहर आएगा। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट में भी इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होके बाहर, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड हम जियोलाइट का यूज़ करेंगे। जियोलाइट होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, जब हम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स लेंगे जिनको हम जियोलाइट्स बोलते हैं, जब कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ मिलेगा तो वहाँ पे बनेगा कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स बनेंगे और ये प्रेसिपिटेट होके बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या किया इसने, सोडियम ने किसको रिप्लेस किया, कैल्शियम को रिप्लेस किया बेटा। एक्चुअली हम इसको बोलते हैं बेटे, यहाँ पे कैल्शियम आयन गेट्स रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन, हम उसको बोलते हैं। और ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं जियोलाइट्स, हम उसको बोलते हैं। तो जियोलाइट्स का नाम याद रखना, एक्चुअली जियोलाइट्स आर सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स, हम उसको बोलते हैं बेटा। जनरल फार्मूला है यहाँ पे जियोलाइट्स का बेटा, ओके बेटा। तो जब हम जियोलाइट्स का यूज़ करते हैं, जियोलाइट्स मतलब कि धीरे 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 करके ये ख़त्म हो जाता है, मगर उसको हम रिन्यू कैसे करते हैं, उसको रिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड से फिर से ट्रीट करते हैं, ये कैल्शियम आयन उसको रिप्लेस करता है और नया यहाँ पे जियोलाइट बनता है। फिर से यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ दोबारा कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं कि रेजिन्स लाते हैं। दो प्रकार के रेजिन्स होते हैं, एक होता है कैटाइन एक्सचेंजर, दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंजर होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम या कैल्शियम को हम क्या करते हैं, कैटाइन एक्सचेंज करते हैं बेटा।
यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकलता है बेटा। तो दो तरीके के एक्सचेंजेस है, एक्चुअली हम उसको बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंजर और एनाइन एक्सचेंजर। एनाइन एक्सचेंजर में क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे होता है कि एनाइन एक्सचेंजर में OH नेगेटिव। ये SO4 नेगेटिव को क्या करता है बेटा, एक्सचेंज करता है, और यहाँ पे 2 टाइम्स OH नेगेटिव बाहर निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव और यहाँ पे जो OH नेगेटिव बनता है वो लास्ट में मिलके क्या बनाता है, वाटर, और वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है बेटा। तो तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंजर मेथड। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक हियर, व्हाट वी कॉल इट एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड यानी कि पेरोक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करके सोडियम सल्फेट प्लस H2O2 बनेगा। या दूसरा मेथड है कि बैरियम ऑक्साइड ले लो बेटा, बैरियम पेरोक्साइड ले लो बेटा, बैरियम पेरोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बैरियम सल्फेट बनेगा और बनेगा H2O एंड H2O। ये दो मेथड्स याद रखना। तीसरा मेथड है कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 करोगे बेटा, तो वहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है बेटा, H2O। ये तीन मेथड्स जहाँ पे हम क्या करते हैं। या चौथा मेथड है कि अगर आप एंथ्राक्विनोल ले लो, क्विनोल, ये बेटा क्विनोल है। जब आप एंथ्राक्विनोल लोगे, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो एंथ्राक्विनोल बनेगा, और एंथ्राक्विनोल फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, H2O2। एक्चुअल में ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये हो गए 4 मेथड्स। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी H2O2 की बड़ी खतरनाक होती है। अगर हम फेरस सल्फेट को डालेंगे, इसको ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, फेरस को +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा। H2SO3 को किस में करेगा, H2SO4 में। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, याद रखना बेटा, लेड सल्फेट को लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे किसकी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू बीबोल, यानी कि है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है बेटा, हेक्सासाइनोफेरेट, इट इज़ हेक्सासाइनोफेरेट। ओके बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, और ये किस में कन्वर्ट करता है, K3FeCN, यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है बेटा यहाँ। इसी तरीके से बेंजीन को H2O2 डालो तो फिनॉल बनेगा बेटा। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है बेटा, सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट। या अगर K2Cr2O7 होगा बेटा, इसको K2SO4 में और CrCl3 में कन्वर्ट करता है। ये सब इसकी क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। Not only it is oxidizing property, but there is also some reducing property of what, that is H2O2 की कुछ reducing property। जैसे ओजोन हम लेंगे, ओजोन को ये रिड्यूस करता है O2 में। इसी तरीके से सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में कन्वर्ट करता है बेटा। लेड ऑक्साइड को लेड ऑक्साइड को किस में, लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बेटा। ओके बेटा, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बेटा, इट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +4 में यहाँ पे कहाँ पे लेता है, इसको +2 में लेता है बेटा, तो इसको क्या किया, रिड्यूस किया बेटा। इसी तरीके से KMnO4 को किस में कन्वर्ट किया, MnSO4 में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखेंगे और एक 0 में -1, ये भी रिडक्शन है बेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, रिडक्शन प्रॉपर्टीज़। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे H2O2 एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाता है। अगर हम बेस NaOH के साथ मिलाएंगे इसको तो सोडियम पेरोक्साइड प्लस वाटर निकलेगा बेटा। सिमिलरली अगर हम H2O2 लेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे बनाएगा सोडियम पेरोक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। यूजेस ब्लीचिंग, वूल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग में, या स्किन या सिल्क या हेयर या लेदर को रॉकेट प्रोपेलेंट होता है या रॉकेट फ्यूल यूज़ होता है बेटा।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो बाज़ार में मिलता है बेटा ये H2O2, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या मिलता है बेटा, पर हाइड्रोल के फॉर्म में ये मिलता है बेटा। डू यू नो वन थिंग, H2O2 is stored in bottles lined with wax because why? The rough surfaces causes the decomposition of hydrogen peroxide. इसलिए उसके अंदर वैक्स रखा जाता है ताकि यह H2O2 किसके विसिनिटी में ना आए, जो वहाँ पे बोतल की खराश होगी थोड़ा सा, मतलब कि वो उसमें कोरूजन अगर होगा थोड़ा भी तो वो उसको क्या करेगा, कोराइड करेगा और उसको बोतल को भी ख़त्म करेगा बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना बेटा, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये टॉपिक जो है बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। अगर हम बोलेंगे कि बाज़ार में अगर हम H2O2 लेते हैं बेटा वो कितने परसेंट का होता है, कोई बोलता है कि 10% ले लो, कोई 20%, कोई 30%। अब सुनो बेटा, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन peroxide means that 1 ml of such solution of hydrogen peroxide and heating will produce 10 ml of oxygen at NTP। यानी कि अगर आप 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन peroxide लोगे, अगर हम उसका 1 ml लेंगे, 1 ml उस हाइड्रोजन peroxide का लेंगे, अगर हम उसको हीट करेंगे दैट विल प्रोड्यूस 10 ml ऑफ ऑक्सीजन। किस टेम्परेचर पे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, NTP जिसको आप बोलते हो बेटा। तो अगर हम देखेंगे 68 ग्राम्स कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 to 4 दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट NTP प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये याद रखना बेटा। तो 10 ml ऑफ O2 इज लिबरेटेड फ्रॉम हाउ मच, दैट इज 68/22400 इनटू दिस अमाउंट। ठीक है बेटा, तो याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। बट 10 ml ऑफ O2 एट NTP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ H2O2। तो 100 में कितना होगा, इंटू करो 100 इसका, दैट विल बी इक्वल टू 3.035 ग्राम्स, और वी कैन से 3.35% हम बोलते हैं बेटा, ये याद रखना बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्ट्रक्चर पे मैं आता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 का होता है कॉपी बुक स्ट्रक्चर। कॉपी बुक स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये और ये होता है दो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, इनके दरमियान बॉन्ड लेकर, तो आप सीधे याद रखना इनका होता है कॉपी बुक स्ट्रक्चर होता है। बाकी आप देख रहे हो बेटा बॉन्ड एंगल क्या है, मगर गैस फेज में और सॉलिड फेज में जो बॉन्ड एंगल्स है वो वेरी हो जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अगर इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल? डाईहेड्रल एंगल। ये दोनों में लगभग सेम है, 90.2, उसमें भी 90.2। ठीक है बेटा। हाँ, थोड़ा सा चेंज कहाँ पे है, बॉन्ड लेंथ में, उसमें 147.8, इसमें 147.5 है बेटा। और जो OH बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे 95 है और यहाँ पे है 95.8 है बेटा। बाकी दोनों में अगर हम देखेंगे कॉपी बुक लाइक स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होता है बेटा। नाउ कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम ऑफ H2O सोल्यूशन। जब H2O टूट जाता है ये देता है H2O प्लस O2, एक्चुअल में ये है H2O2, तो H2O2 गिव्स H2O प्लस दिस। अगर इसके देखेंगे तो 68 ग्राम्स इट प्रोड्यूस हाउ मच, दैट इज 22.4 लीटर्स। अब 30 वॉल्यूम्स है बेटा, तो 30 वॉल्यूम्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 68 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 30 ग्राम्स, ये देख लो बेटा। तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, 91.07% होगी बेटा। अगर आप कितना लोगे बेटा, 20 वॉल्यूम्स, अब सॉरी 30 वॉल्यूम्स ऑफ H2O2। नॉर्मली यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाज़ार में जो बिकता है, बाज़ार में 10% वाला या 10 वॉल्यूम वाला बिकता है बेटा। ठीक है बेटा। तो नाउ इज हैवी वाटर। अगर हैवी वाटर की बात करेंगे तो D2O जिसको हम बोलते हैं बेटा,
ये किसने डिस्कवर किया था? यूरी इन 1923 में। ऑर्डिनरी वाटर होता है बट इट इज़ ordinary water contains 1 part of heavy water in 600 parts of it, used as moderator in nuclear reactor। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। ट्रेसर इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द फिजोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स। ये याद रखना बेटा, हैवी वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे लास्ट वन है हाइड्रोजन इकोनॉमी। किस लिए हम यूज़ करते हैं? क्योंकि रेलेबल फ्यूल है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और इस पे अगर हम देखेंगे लॉन्ग रन के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाड़ियों के चला सकते हैं या बाकी चीज़ को चला सकते हैं। बस एक ही चीज़ यहाँ पे आती है, इनकी स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है बेटे। हम इनको इतना स्टोर नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि नहीं कर सकते बेटा। तो इसलिए आने वाले समय में भी अगर हम देखेंगे कि ये एक बड़ा फ्यूल बन सकता है, यानी कि इकोनॉमिकल भी है, बहुत ही सस्ता है बेटा। अवेलेबल इन अबंडेंस इन कंबस्शन फॉर्म, ऑन कंबस्शन प्रोड्यूसेस H2O, hence pollution free। H2O2 fuel cells gives more power, excellent reducing agent, therefore can be used as substitute of carbon in a reduction process। ये है बेटा हाइड्रोजन इकोनॉमी। ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोजिव एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। फॉर्मेशन ऑफ H2O2, cheaper production of hydrogen is basic requirement of hydrogen economy which is not possible। मतलब कि हम इसको easily prepare नहीं कर सकते हैं, that is why we are not using it as a fuel। The main aim and advantage of hydrogen economy is transmit energy in favor of hydrogen। तो ये था आपका बेटा हाइड्रोजन। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच।